नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज 22 नवंबर है और आज डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो आर्टिकल आते हैं उन पे एमसीक्यूज हम डिस्कशन करते हैं। पर्पज हमारा यही है, एक सूत्र की करंट अफेयर आपका प्रिपेयर हो एमसीक्यू के थ्रू। अब आप पूछोगे कि एमसीक्यू के थ्रू क्यों करें, डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। तो देखो, एट द एंड किसी भी करंट अफेयर को पढ़ोगे, लास्ट में उसे एमसीक्यू ही बनना है, उसे ही अटेम्प्ट आपको करना है। तो आप क्यों सारी न्यूज़ पहले पढ़ो कहानी की तरह है? इससे अच्छा आप प्रैक्टिस करो, पहले प्रैक्टिस के साथ साथ चीज़ें सीख लो, तो वो क्या है, आपको डबल काम में आएंगी। एक तो जब एग्जाम आएगा तो आपको पता रहेगा किस तरह के स्टेटमेंट बने थे, मैंने प्रैक्टिस किया है, साथ ही साथ आपको नॉलेज मिलेगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जा सकते हैं @indiaaffairs by दिवस। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम बर्बाद किए। बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहले एमसीक्यू किसके बारे में है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म। अब ये क्या है ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म? इतना बड़ा टर्म है, इसको आसान भाषा में समझिए। देखिए क्या होता है कि पेरिस जलवायु समझौता हुआ। जब पेरिस जलवायु समझौता हुआ तो ये बात आई कि सभी देश पोल्यूशन तो फैला रहे हैं, तो अगर ऐसे ही ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता रहा, एक टाइम आएगा कि अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है, अगर हम बात करें ग्लोबल टेम्परेचर, वो बढ़ जाएगा, 2 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। तो 2100 के अंतर्गत हमें, मतलब जैसे 2025 चल रहा है तो 2100 आएगा भी ना, तो उसके अंतर्गत हमें 2 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है अब, और इसे हमें कम ही करना है, 1.5 डिग्री तक ही हमें प्रयास करना है कि रहे। अब ऐसे तो होगा नहीं, कब होगा? सिर्फ सारे देश, सभी देश, अगर हम बात करें, सब साथ मिलकर आएंगे, सभी देश साथ मिलकर सभी देश को ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करना होगा। तो एनडीसी टारगेट बनाए गए उसके लिए कि सभी देश क्या करेंगे, एनडीसी टारगेट को अचीव करने का प्रयास करेंगे। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन उसे बोला जाता है, ठीक है। अब जो देश हर एक देश को कार्बन का जो इमिशन है, CO2 इमिशन कम करना होगा। अब इनमें से कुछ देश ऐसे थे जिनका इमिशन बहुत ज़्यादा था, है ना, बहुत ज़्यादा था, डेवलप कंट्रीज थे। कुछ ऐसे थे जिनका बहुत कम था, जैसे भूटान है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, अफ्रीका में कंट्रीज हैं। तो सभी का अपना अपना कोटा था। तो इन देशों ने कहा कि देखो हमारा एमिशन इतना ज़्यादा कम नहीं हो पा रहा है, इतना कम जल्दी नहीं होगा, तो कुछ इसके लिए उपाय बनाओ। उपाय बनाया गया एक तरह का कि ठीक है, आप क्या करो, कार्बन क्रेडिट कीवर्ड की शुरुआत हुई, कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म बनाया गया। तो कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म का पर्पज़ क्या था कि जो देश ज़्यादा इमिशन कर रहा है वो कम इमिशन करने वाले देश से कार्बन क्रेडिट खरीदेगा। तो ये बात थी, ठीक है। अब ये कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म था जिसका पर्पज आप यहाँ पे समझ चुके हैं। अब चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ज्वाइंट कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म इज अ बायलैटरल मैकेनिज्म प्रपोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ जापान। तो क्या जापान सरकार ने इसको प्रपोज किया था? दूसरा स्टेटमेंट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ JCM इज टू प्रमोट डिफ्यूजन ऑफ डिकार्बोनाइज टेक्नोलॉजी। इसका पर्पज डिकार्बोनाइजिंग तकनीकी का प्रसार को बढ़ावा देना। अब मैं आपको एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया। अब देखिए जो डेवलप कंट्रीज है ना, ये किस तरह से एक तो कार्बन क्रेडिट खरीदे, साथ ही इनको टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेंगे। सपोज करिए इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कार्बन इमिशन ज़्यादा हो रहा है, पुराने जनरेटर हैं, तो ये क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देंगे, फंड भी देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे ये, और इस माध्यम से कार्बन इमिशन कम करेंगे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है, तीसरा ऑप्शन क्या है कि JCM क्या द JCM इज इम्प्लीमेंटेड इज अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 6 में JCM का प्रावधान है। तो ये बात भी मैंने आपको नहीं बताई, आर्टिकल 6 में JCM का ज्वाइंट कार्बन मैकेनिज्म का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे। UNFCCC में अगर हम बात करें, 3 चीज़ें काम करती हैं, एक तो JCM जिसे कहा जाता है, दूसरा CDM ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तीसरा ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर हम बात करें तो हाल में चर्चा में क्यों तक, हाल में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 11th जो समिट हुआ किसका, संयुक्त क्रेडिट मैकेनिज्म, ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म का, है ना, उसमें पार्टिसिपेट किया, जिस वजह से न्यूज़ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हुआ, ताल बगुला क्यों न्यूज़ में है? अभी क्या हुआ है कि विशाखापत्तनम के जो सिटीजन्स हैं या साइंटिफिक डाटा से संकेत ऐसा मिला कि ताल बगुला और कौवा बगुला ईस्टर्न जो कोस्ट रीजन है उसमें सामान्य तौर पर आते रहते हैं। मतलब क्या, आपको पता होगा कि पक्षी पलायन करते हैं मौसम के समय, तो जब ठंडी आती है तो साइबेरिया रीजन से इधर भारत की तरफ आते हैं, ठीक है ना, और जब गर्मी होती है तो इधर से भाग के उधर जाते हैं। तो पक्षी पलायन करते रहते हैं। इसी कंटेक्स्ट में एक न्यूज़ थी यहाँ पे विशाखापत्तनम के संबंध में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इस पक्षी के बारे में आप जान लीजिए। इंडियन पोन्ड हेरॉन इज फाउंड ओनली इन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडियन पोन हेरॉन जो है उसे भारत और श्रीलंका में पाया जाता है। दूसरा, इट डेवलप डिस्टिंक्ट मरून कलर प्लम्स ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। यह प्रजनन के दौरान मरून कलर के पंख हो जाते हैं इसके, और इसे IUCN के
लिस्ट कंसर्न में रखा गया है। अगर आप यूपीएससी को कोई भी एग्जाम दिए हैं तो आपको पता है कि किसी भी जानवर जीव जंतु के बारे में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, उसकी आयुष्मान कैटेगरी कहाँ है और उसकी एक कोई खास विशेषता। अगर आपको इतना पता है तो आसानी से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ बात की जा रही है कि ये कहाँ पे पाए, भारत और श्रीलंका में पाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें ना तो ये कहाँ पाए जाते हैं, साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम बात वेस्ट एशिया में पाए जाते हैं, वेस्ट एशिया में पाए जाते हैं। तो जो ये कहा जा रहा है कि भारत तो केवल श्रीलंका में पाए जा रहे हैं, ये बात एकदम यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इनकरेक्ट हो गई। दूसरा तीसरा करेक्ट है, मतलब लिस्ट कंसर्न भी यहाँ पे एकदम करेक्ट बात है। अब अगर हम बात करें, इनका छोटा रंग होता है, मोटा दिखने वाला एक तरह बगुला होता है, आप गूगल करके फोटो इसके देख सकते हैं। इसका वितरण अगर हम बात करें तो ईरान में भी देखने को मिलता है, पाकिस्तान में देखने को मिलता है, भारत में तो है ही, म्यांमार में, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में इसको वितरण देखने को मिलता है। और वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसमें किस में रखा गया है, शेड्यूल 4 में इसको रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड न्यूज में था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, क्या कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो याचिका करता है या जो पिटिशनर है वो क्रुएलिटी साबित कर देता है ना। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ हिल्स होता क्या है, हैंड्स होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, आसान भाषा में समझिए। यह सिद्धांत यह बताता है कि जो व्यक्ति न्याय मांगने आया है, क्या वो स्वयं ईमानदार है, क्या स्वयं वो निष्पक्ष है। यदि कोई व्यक्ति, कोई पक्ष बदनीयत से, खराब नीयत से या न्यायपूर्ण तरीके से व्यवहार करता है तो उसे राहत नहीं दी जाएगी कोर्ट द्वारा। इसका मतलब क्या, ही हु सीक इक्विटी मस्ट बी इक्विटी, जो इक्विटी मानता है, समता मानता है, उसे मस्त समतापूर्ण होना भी चाहिए, ये यहाँ पे सिद्धांत कहता है। और भारत के न्याय शास्त्र के संबंध में अभी हाल में हाई कोर्ट ने इसे कहा है। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। द डॉक्ट्रिन ओरिजिनेट इंग्लिश चांसरी कोर्ट से ये निकल के सामने आया है। दूसरा, इट स्टेट दैट पर्सन सीकिंग इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड, न्याय मांगने वाले के हाथ साफ होने चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि दाऊद अब्राहम जाके न्याय मांगे, या तो मतलब देखिए सभी के राइट होते हैं, जो भी जेल में होता है उसके भी राइट है और जो बाहर उसके भी राइट है, लेकिन जो लोग याचिका लगा रहे हैं उनके संबंध में ये बात यहाँ पे कही जाती है। इन इंडियन जूरिस्प्रूडेंस इज अप्लाई ओनली टू सिविल केसेस, भारतीय न्यायशास्त्र में केवल दीवानी मुकदमों तक ये सीमित है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा इसमें 1 और 2, ठीक है। जो यहाँ पे कहा जाएगा सिविल केसेस में, ये एकदम बात कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। जो क्रिमिनल केसेस हैं वहाँ पे भी ये बात लागू हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में आप जानिए। देखिए हाल में क्या हुआ कि IWAI इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 3000 करोड़ का समझौता किया। इसका पर्पज़ क्या था कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें, पूर्वोत्तर में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या जो यात्री लोग यात्रा करते हैं, परिवहन करते हैं, नदी आधारित जो पर्यटन है, रिवर बेस्ड पर्यटन है, उसको बढ़ावा देने के लिए 3000 करोड़ रुपए के यहाँ पे प्रावधान किया गया। किसके लिए, IWAI के लिए, ठीक है। IWAI ने प्रावधान किया। इसका पर्पज़ यह कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारा, जब ब्रह्मपुत्र नदी वाटरवे 2 है, यहाँ पे आप देखेंगे कि नेशनल वाटरवे 2 ये वाला रीजन है, तो यहाँ पे पर्पज़ क्या है कि इस रीजन का जो रिवर ट्रांसपोर्ट है उसको भी बढ़ाया जाए। अब बात आती है IWAI के बारे में। तो IWAI क्या है, तो IWAI एक लीगल अथॉरिटी है, या लीगल बॉडी है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में, ठीक है। बाद में अगर हम बात करें एग्जैक्टली 1985 में एक्ट आया था, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 27 अक्टूबर 1986 को इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पोर्ट्स एंड शिपिंग जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत काम करता है। ये काम क्या करता है कि जितने भी जलमार्ग हैं उनका इंफ्रा डेवलप करना। आपको पता है ना कि भारत में जलमार्ग विकास पर लगातार प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो उसके संबंध में विकास करना, और इसका मुख्यालय कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नोएडा में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रीजनल क्वार्टर इसके पटना में आप देखने मिलेंगे, कोलकाता में देखने को मिलेंगे, गुवाहाटी और कोच्चि में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अभी यहाँ फंड एलोकेट हुआ नॉर्थ ईस्ट के लिए, इस वजह से न्यूज़ में आ गया। स्टेटमेंट है कि IWAI वाज एस्टैब्लिश अंडर 1985 एक्ट, तो 85 एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा, द हेडक्वार्टर ऑफ IWAI लोकेटेड इन पटना में हेडक्वार्टर है। तीसरा, IWAI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इनलैंड वाटरवे इंफ्रा नेशनल वाटरवेज, तो यह अंतर्देशीय जल परिवहन विकास करने के लिए उत्तरदायी है। तो आपको पता है कि पटना वाला गलत हो जाएगा, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है, तो पटना वाला हटा दो यहाँ पे, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, किसके बारे में है। अगला स्टेटमेंट है एनसेलेडस के बारे में। एनसेलेडस, अरे चलिए देख लेते हैं एनसेलेडस है क्या भाई।
तो अगर हम बात करें तो नासा का कैसनी, और पहले कैसनी आप जान लो कि आखिर है क्या कैसनी नासा का। तो कैसनी क्या है अगर आप इसे जानो तो कैसनी एक मिशन है। कैसा मिशन है? शनि पर मिशन है, सैटर्न पर मिशन। किस पर है? शनि पर मिशन है। अब इस मिशन को किसका किसका मिशन है? ये तो नासा तो है ही इसमें, इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है, ठीक है ना, ASI भी है। तो इन्होंने शनि ग्रह पर रिसर्च करने के लिए 15 अक्टूबर 1997 को इस मिशन की शुरुआत की थी, ठीक है। तो पहला ऐसा अंतरिक्ष यान बना जो कहाँ पे गया? शनि पर गया, ठीक है। अब उसने क्या खोजा? तो नासा के जो शनि है उसने क्या खोजा, सॉरी नासा का जो कैसनी है उसने क्या खोजा? उसने ऐसा डेटा पाया जो बताता है कि एक इंसेलेडस नाम का मून है। मतलब मून क्या होता है? कृत्रिम, जैसे भारत अर्थ का मून है, उसी तरह से मून उनको कहा जाता है जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट। तो सैटर्न के बहुत सारे मून, 87 के आसपास मून है ना। तो सैटर्न के एक मून है इंसेलेडस, वहाँ से जेट धाराएं शनि तक आती हैं। तो यहाँ पे कुछ कार्बनिक अवशेष मिले हैं, कार्बनिक यौगिक मिले हैं, इस वजह से ये न्यूज आ गया। तो इंसेलेडस क्या हो जाएगा? इंसेलेडस एक मून हो जाएगा। किसका मून है? शनि का मून है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा, और कैसिनी मिशन भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। इंसेलेडस इज द सिक्स्थ, क्या कहा जा रहा है? इंसेलेडस इज 6th लार्जेस्ट मून इन सैटर्न, शनि का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा है। इट सरफेस इज कवर्ड विद हाईली रिफ्लेक्टिव वाटर आइस, इसकी सतह जल बर्फ से ढकी है। तीसरा, द कैसनी स्पेसक्राफ्ट डिटेक्टेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कैसनी ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रमाण प्राप्त किए हैं, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप बात करें तो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा देखा जाता है कि जो इंसेलेडस है लगभग 500 किलोमीटर इसका व्यास है, मतलब क्या 500 किलोमीटर इस टाइप में ये माना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 सेशल्स के बारे में। सेशल्स क्यों न्यूज में आ गया? मैंने आपको कल ही बताया था, कल आपको मैंने क्या बताया कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बैठक हुई, उसमें छठा सदस्य यहाँ पे शामिल किया गया, 6 मेंबर शामिल किया गया। कौन सा? सेशल्स। अब सेशल्स के बारे में आपको पता होगा, ये इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन में आपको सेशल्स एक आइलैंड मिलता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, हिंद महासागर में है। टोटल 115 के आसपास इसके आइलैंड माने जाते हैं, 8 में ही लोग रहते हैं। माहे वगैरह इसके इंपॉर्टेंट आइलैंड है, ठीक है। और इसकी कैपिटल कौन सी है? विक्टोरिया। तो सेशल्स की कैपिटल कौन सी है? विक्टोरिया। इसको यहाँ पे शामिल किया गया है, ठीक है। अब अगर कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल, कल भी मैंने बताया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलंबो में है हेडक्वार्टर, ठीक है। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, ये देश थे। सेशल्स भी यहाँ पे शामिल हो गया है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेशल्स इज आइलैंड नेशन लोकेटेड इन इंडियन ओशन, एकदम करेक्ट है। यहाँ पे हिंद महासागर में है। 115 से के आसपास आइलैंड है, इसकी कैपिटल इसकी विक्टोरिया है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे इसके करेक्ट हो जाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट आ रहा है? तो स्टेटमेंट आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में कावर्धा में एक भोरम देव अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? भोरम देव अभ्यारण्य। अब भोरम देव अभ्यारण्य में 2 बाइसन के शिकार हुए हैं। तो 2 बाइसन का शिकार हुए, इस वजह से न्यूज में आ गया। तो भोरम देव अभ्यारण्य कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। कब इसको स्टैब्लिश किया? 2001 में स्टैब्लिश किया गया था, और सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। सतपुड़ा रेंज, अगर आपने मध्य प्रदेश का मैप देख रखा होगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे विंध्याचल है, सतपुड़ा है, बीच में नर्मदा नदी बहती है, मैकाल से निकलती है। तो इस रेंज का पार्ट इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 352 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। कान्हा अचानक मार्ग कॉरिडोर इस रीजन में देखने को ये मिलता है। चलिए ये तो बात हो गई। अब स्टेटमेंट चलिए क्या है? इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, एकदम करेक्ट है। इट इज़ द पार्ट ऑफ मैकाल माउंटेन रेंज, मैकाल पर्वत श्रृंखला का पार्ट है, ये भी करेक्ट है। इट इज़ फॉर्म ऑफ कान्हा अचानक मार्ग वाइल्ड लाइफ, तो कान्हा अचानक मार्ग वाइल्ड लाइफ का भी ये पार्ट है। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। दूसरे ये 6 क्वेश्चन मैंने बताया था ना, इसमें सेकंड परमानेंटली इनहेबिटेटेड है, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। 8-10 ही परमानेंटली इनहेबिटेटेड है, मतलब कि जहाँ पे आवास रहता है, ज़्यादातर इनहेबिटेट है ना। तो सही आंसर इसका 1 और 3 हो जाएगा। सॉरी मैंने इसका यहाँ पे 1, 2, 3 बता दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सागर कवच के बारे में। सागर कवच न्यूज में क्यों था कि ICG के बारे में अगर बात करें, ICG इंडियन कोस्ट गार्ड महाराष्ट्र गोवा तट पर सागर कवच नामक व्यापक रूप से सुरक्षा अभ्यास इन्होंने किया है। कॉम्प्रिहेंसिवली इन्होंने एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, सागर कवच उसे कहा जाता है। तो सागर कवच क्या है? सागर कवच जो कोस्ट गार्ड है ना, उसके द्वारा 2 वर्ष में करने वाला एक कोस्टल प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, जिसे जो नौसेना है, मतलब अगर हम बात करें नेवी है, स्टेट पुलिस है, मरीन पुलिस है
है ना, कस्टम, ये सब मिलके करते हैं। पर्पस क्या होता है, कोस्टल जो सिक्योरिटी है उसको इन्हेंस करना, टेररिज्म की जो एक्टिविटी, जैसे 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ तो जो आतंकी कहाँ से आए थे, तो समुद्र के रास्ते आए थे, तो आतंकी घुसपैठ को रोकना, है ना। अब इसमें रेड टीम और ब्लू टीम दोनों बनती है। रेड टीम क्या करती है, घुसपैठी बनती है, और ब्लू टीम क्या करती है, पुलिस बनती है। तो चोर पुलिस का खेल एक तरह से कर देखिए यहाँ पे के माध्यम से अभ्यास होता है। चलिए, स्टेटमेंट है कि सागर कवच एनुअली एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी, इंडियन नेवी में कंडक्ट किया गया। यह तटीय सुरक्षा नेटवर्क की मजबूती का मूल्यांकन करती है। इट एसेस द रोबस्ट ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी नेटवर्क। तीसरा, इट इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेड टीम ब्लू टीम। यह रेड टीम ब्लू टीम की अवधारणा पर शामिल होती है। तीनों स्टेटमेंट में कौन से इनकरेक्ट है ये आपको बताना है, कौन से करेक्ट है आपको बताना है। तो पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि एनुअल नहीं होता है, ये कैसा होता है, बाई एनुअल होता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया 2 वर्ष में होता है। दूसरा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। अभी क्या चर्चा में है कि नासा ने क्या किया, नासा ने कॉमेट 3i एटलस की छवियां जारी की, उसकी पिक्चर इसने पब्लिश की। अब इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी नहीं देखी होगी या देखी होगी पता नहीं मुझे, ठीक है। जैसे ये सन है, ठीक है ना, तो सन है, तो सन का यहाँ पे चलिए मून है, अर्थ है, सन है, सारे ये ग्रह हैं, तो ये सन का सोलर सिस्टम है। तो सन के सोलर सिस्टम जब जो कोई ऑब्जेक्ट बाहर से आता है उसको बोला जाता है इंटरस्टेलर रीजन, या इधर से आने वाला ऑब्जेक्ट। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट जैसे आए, जैसे पहला ऑब्जेक्ट हमने सुना तो ओमुआ के बारे में, सुना तो 2017 के आसपास ये आया था। तो ओमुआ आया, तो उसके बाद बोरिशोव करके एक ऑब्जेक्ट आया 2019 में। और अभी एक 3i एटलस करके एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया है, उसकी फ़ोटो किसने भेजी है, यहाँ पे नासा ने पब्लिश की है। अब इसकी जो कक्षा है ना हाइपरबोलिक है, मतलब जन इसका पाथ डिफरेंट टाइप का पार्ट है, ठीक है, बहुत तेज़ी से आ रहा था और इसको डिटेक्ट किया गया है। चलिए स्टेटमेंट है, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट इज ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सोलर सिस्टम। सौर मंडल के बाहर से आते हैं, ये बात एकदम करेक्ट। इनकी कक्षाएं हाइपरबोलिक होती है, तो हाइपरबोलिक इनकी ट्रेजेक्ट्री होती है। तीसरा क्या है, ओमुआ बोरिसोव बोथ इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों क्या है, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा डी। चलिए ये बात होगी। अब हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, जिसमें कोई अंतरिक्ष यान या कोई पिंड किसी बड़े पिंड के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एंटर करता है, ठीक है। और मतलब क्या, देखिए हाइपरबोलिक जैसे मान के चलिए अर्थ है ना, अर्थ की तरफ कोई पिंड डिटेक्ट किया, लेकिन ग्रेविटी कणों से पास आना चाहिए, लेकिन उसकी क्या है, उसकी गति इतनी तेज है कि गुरुत्वाकर्षण खींचता नहीं हो, बंद नहीं पाता, वापस वो अंतरिक्ष में चला जाता है। तो इससे भागने वाला पथ एस्केप ट्रेजेक्ट्री के रूप में भी समझा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो आप इसे PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। अगर आपको चैनल नहीं मिल रहा हो तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।